क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का 5वां चैप्टर है, पौधों और जंतुओं का संरक्षण। इसमें हमें नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय पार्क के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में और जैव विविधता अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना है। जो हमारे यहाँ जैव विविधता केंद्र हैं उनके बारे में हमें ध्यान से देखना है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, पौधे और जंतुओं का संरक्षण। पौधों का और जंतुओं का संरक्षण कैसे होता है, नेशनल पार्क किसे कहते हैं और बायो रिजर्व किसे कहते हैं, अभ्यारण्य किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में जानना है। लिखा है कि हमने देखा है कि जो है कक्षा 7 में बोझो और पहेली ने प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। क्लास 7 में पर्यावरण जुड़ा हुआ एक चैप्टर इसमें था जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे। भरतपुर अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया था। तो काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। लोक चाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। और ग्रेट निकोबार बायो रिजर्व ये कहाँ? अंडमान निकोबार में है। जो है बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। ठीक है, लिखा है वनोन्मूलन और उसके जो है कारण क्या होते हैं। जो हमारा वन नष्ट हो रहा है, तो वन नष्ट होने के क्या कारण हैं? तो लिखा है हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व और जो है भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन का एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में प्रयोग करना। तो वनोन्मूलन क्यों हो रहा है? क्योंकि वनों को काट करके उसे अन्य चीजों के लिए उसका उपयोग हो रहा है, चाहे कृषि हो गया, चाहे कोई शहर बस रहा हो या कोई उद्योग स्थापित हो रहा हो। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है: कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों और कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। यही सब कारण होते हैं जिससे कारण हमारे वन नष्ट हो रहे हैं। दनावल का मतलब होता है जंगलों में आग लगना, और भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण हैं। तो याद रखना, जो वन का नष्ट हो रहा है, तो वन के नष्ट होने के पीछे 2 कारण हैं, प्राकृतिक कारण भी है और मानवीय कारण भी है। ठीक है, अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए तथा उन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो यही सब कारण है जिससे वन हमारे नष्ट हो रहे हैं। आगे दिया है वनोन्मूलन के परिणाम क्या होते हैं। पहेली और बोझों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया और उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अगर वन नष्ट होगा तो पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा और प्रदूषण का स्तर भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। याद रखना, जो पौधे रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही प्रकाश संश्लेषण में ले करके और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और पौधे अगर नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाएगी। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। तो याद रखना, भौम जल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है, तो प्राकृतिक संतुलन भी क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत जो है कटाई चलती रहेगी तो क्या होगा? उससे होती रही तो वर्षा और भूमि की उर्वरकता में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, आप इस मेंस को लिखने के लिए आपको ये पॉइंट भी आपको यहाँ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी हमारे देश में बढ़ जाएंगी। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में क्या हो जाएगा? तो वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और जब वायु मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण का जो है ग्रहण कर लेगी। अतः इसकी जो है मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व
उष्ण मतलब ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इससे जो है हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो जो पौधे होते हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन होता है, उससे भी बादल बनते हैं और जल चक्र में योगदान होता है। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो जल चक्र प्रभावित हो जाएगा और सूखे की समस्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। आगे लिखा है मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। अगर मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखना है तो वन को हमें लगाना ही पड़ेगा। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। याद रखना, मृदा अपरदन कब होता है? जब वृक्ष नहीं होते, और जब वृक्ष नहीं होते तो मृदा अपरदन ज्यादा होगा, क्योंकि मिट्टी कटाव तेजी से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और पौधे मिट्टी को रोकते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, तो मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरकता भी अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि ऊपर की मिट्टी अगर बह जाएगी तो उर्वरकता और ह्यूमस की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो मरुस्थलीकरण भी इससे होगा अगर हम वनों का उन्मूलन करते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की और जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है और मृदा के अन्य गुण जैसे पोषण तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होता है। अब जितना पॉइंट यहाँ अभी तक आपने पढ़ा पूरा, यही सब आपको मेंस एग्जाम में लिखने से आपको नंबर अधिक मिलता है। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन वृक्षों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर हम लगातार वन काट के नष्ट कर देंगे तो अब जो वन से उत्पाद हमें मिलते हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगे, जड़ी बूटियां भी नहीं मिलेंगी। ठीक है। अब आते हैं वन में और वन में रहने वाले वन जीव, वन प्राणियों का संरक्षण। जो वन जीव होते हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में वन जीवों का जो है शिकार बहुत ज्यादा होता है। और वन जीवों के संरक्षण के लिए जो है अधिनियम बनाया गया था। कब? तो 1972 में अधिनियम भी बनाया गया था। तो लिखा है वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली और बूझो चिंतित थे। वो प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन और वन जो है वन प्राणियों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो वनों को बचाना है और वन प्राणियों को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। लिखा है प्रोफेसर अहमद ने पहेली और बूझो और उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का जो है आयोजन किया। तो जैव आरक्षित क्षेत्र भारत में कितने हैं? तो जैव आरक्षित क्षेत्र भारत में 18 है वर्तमान में, और 18 की लिस्ट अभी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। अब 18 के 18 लिस्ट आपको याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, और आपको याद भी करना है। ठीक है। इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नामक क्षेत्र को चुना। तो जैव पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। वो जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे और जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं और निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। ठीक है। पंचमढ़ी की उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जो है जैविक मरुस्थल के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग भी है। ठीक है। अब यहाँ दिया है जैव मंडल जो होते हैं वो पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध। ठीक है। भारत में जैव विविधता केंद्र कितने हैं? 18 हैं। आप ये 18 लिस्ट यहाँ दे दी गई है, आप इस पूरा देख करके इसको देख लीजिएगा कि किस किस जिले में कौन कौन से, मतलब किस किस राज्य में कौन कौन से बायो रिजर्व है। इनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। जैसे आपका सुंदरबन हो गया, पंचमढ़ी हो गया, कचकरण हो गया, नीलगिरी हो गया, अगस्ता मलाई हो गया आपका, इसके अलावा आपका नोकरेक हो गया, इसके बाद नंदा देवी हो गया। दोनों मैप पे यहाँ पे मैंने पूरा दे दिया है, इसको अच्छे से देख लेना।
कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आगे लिखा है, माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों और समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों और वन जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। तो मतलब जो वन के कर्मचारी हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, सरकारी एजेंसियां भी वन और वन जीवों को संरक्षित करने के लिए काम कर रही हैं। सरकार और उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती हैं। जो है वन जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वन्य जीव जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, इन सब का जो निर्माण होता है वो दो के लिए होता है। किसके लिए? तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और साथ में पेड़ पौधों के जंतुओं के संरक्षण के लिए ये किया जाता है। आगे लिखा है, वन जाति, वनस्पति जाति और प्राणी जाति और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें हम वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अभी आपने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र को देख लिया है। ठीक है, तो हमारे देश में चाहे वनस्पतियां हों और चाहे प्राणी हों, उनके संरक्षण के लिए ही ये तीनों चीज बनाए जाते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, जो पोचिंग, इन क्षेत्रों में निषिद्ध होते हैं। मतलब ये सब काम वहां पर नहीं कर सकते हैं। अभ्यारण्य क्या होता है? तो वह क्षेत्र जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वन जंतुओं के लिए जो है संरक्षित मतलब आरक्षित क्षेत्र, जहां वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वह वन जीव, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं। तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो बायो रिजर्व केंद्र है, इन्हें हम बायोस्फीयर केंद्र भी कहते हैं। टोटल भारत में 18 आपको लिस्ट मैंने दिखा दिया है। नेशनल पार्क जो होते हैं, इनको जो है संसद द्वारा बनाया जाता है और इन सब का जो निर्माण वन विभाग के संरक्षण में होता है, इनकी सुरक्षा उनका दायित्व होता है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जंतुओं का, पेड़ पौधों का, उसमें पाई जाने वाली हर चीज का संरक्षण कहाँ करते हैं? तो बायो रिजर्व में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जैव मंडल आरक्षण। तो जैव मंडल आरक्षण क्या होता है? टोटल 18 है, मैं बार बार इसको बता रहा हूँ जिससे आप लोग याद रखना। प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं 18। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविध प्रजातियां। तो याद रखना, जैव विविधता का मतलब ही क्या होता है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब ये होता है जैव विविधता में इसमें क्योंकि कई तरह के जीव पाए जाते हैं, चाहे वो पौधे हों, जंतु हों, सूक्ष्म जीव हों, और सबका संरक्षण यहाँ होता है। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य जो है संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। ठीक है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी और पंचमढ़ी नामक 2 वन जंतु अभ्यारण्य आते हैं। ठीक है, तो जो पंचमढ़ी जो आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय पार्क भी इसी के अंतर्गत आता है और बोरी नामक और पंचमढ़ी नामक 2 जो है जंतु अभ्यारण्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? पंचमढ़ी के अंतर्गत। तो पंचमढ़ी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसमें जो है राष्ट्रीय पार्क और जो है जंतु अभ्यारण्य दोनों मिलाकर के तब इसको बनाया गया है। इतना बड़ा पंचमढ़ी बायो रिजर्व बन के तब तैयार हुआ है। ठीक है, यह है आपका पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी में आप देख सकते हैं इसमें कई तरह के अभ्यारण्य शामिल हैं, जैसे बोरी अभ्यारण्य, ये भी आपको याद रखना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी का ये आपका यह अभ्यारण्य है, ये भी शामिल है और संरक्षित क्षेत्र शामिल है। अब इतने बड़े क्षेत्र को जो है क्या नाम दिया गया है? बायो रिजर्व। पूरे को मिला करके नाम क्या दिया गया है?
बायो रिजर्व आरक्षित क्षेत्र नाम दिया गया है। तो बायो रिजर्व का कॉन्सेप्ट बड़ा होता है, ये बात याद रखना। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो लिखा है बच्चों ने भ्रमण करते समय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली जो है संपदा की प्रशंसा की। वो लंबे लंबे सागौन टीक के वृक्षों, तो सागौन याद रखना उष्णकटिबंधीय सदाबहार जलवायु का पेड़ होता है, इसे हम टीक भी कहते हैं और ये सबसे महंगी लकड़ी होती है। और इसके सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखना। तो सागौन टीक के वृक्षों और जो है वन प्राणियों को देखकर वो प्रसन्न थे। ठीक है, पहली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु और पौधे एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब कुछ जंतु और पौधे हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, वो और कहीं नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ लिखा है साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं। चिंकारा, नीलगाय जो है, वाकिंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है। तो कुछ प्राणी जात हैं और कुछ वन्य जात हैं, वनस्पति जात हैं जो पंचमढ़ी बायो रिजर्व में पाए जाते हैं। और याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंचमढ़ी बायो रिजर्व है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जंगली जो है कुत्ता है, यहाँ पर हिरण है, भेड़िया है और कुछ जो है पौधे भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे फर्न है, जामुन का पेड़ है, ये सब आपको यहाँ तेंदुआ, ये सब आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब आते हैं विशेष जो है क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है? तो बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी जो है फरदार पूंछ है, वह इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। याद रखना जो आपका पंचमढ़ी बायो रिजर्व केंद्र है, यह गिलहरियों के लिए भी प्रसिद्ध है, ये बात याद रखना पूरे भारत में। ठीक है, माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। मतलब यह है कि गिलहरी केवल कहाँ पाई जाती है? तो केवल जो है पंचमढ़ी में ही पाई जाती है। तो वहाँ की विशेष जो है प्रजाति है जो यहाँ पर रहती है। अब ये गिलहरी को अगर हम कहीं और ले जाएंगे तो मर जाएगी, तो उसका आवास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर गिलहरी को देख भी सकते हैं, ये जो है यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, इतनी बड़ी गिलहरी यहाँ पर है। तो गिलहरियों के लिए ही जो है पंचमढ़ी बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। पौधों और जंतुओं की तरह की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। वो मतलब वहीं पाई जाएगी और कहीं नहीं पाई जाएगी। यह किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य और देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकती है और वो कहीं नहीं पाई जाती है। माधव जी ने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को भी दिखाया। तो जंगली आम के पेड़ भी जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है, दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। बिसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी जो है इस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति प्राणी है। तो उड़ने वाली गिलहरी भी पाई जाती है कहाँ पर? पंचमढ़ी में। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने बढ़ती हुई जनसंख्या और नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना जो विशेष प्रजातियां होती हैं, अगर उनके क्षेत्र के में कोई जनसंख्या कोई किसी और की बढ़ जाए या कोई नई जो है प्रजाति प्रवेश कर जाए या उनका आवास प्रभावित हो जाता है तभी वो नष्ट हो जाती हैं तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा है स्पीसीज जो है सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जो है लक्षण संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण ये पाए जाते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, लिखा है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या होते हैं? शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था पंचमढ़ी जो है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो पंचमढ़ी बायो रिजर्व में पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी है, जैसा आपने मैप पे देखा था। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि संरक्षित मतलब आरक्षित क्षेत्र वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, उन्हें हम वन्य जो है प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी ने पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों और जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतया निषिद्ध और दंडनीय अपराध होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे लिखा है कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरन, श्वेत आंख वाले हिरन, का हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, मगर मतलब कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गैंडा इत्यादि हमारे जो है वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित हैं। भारतीय अभ्यारण्य में अनूठे जो है दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन और बड़ी नदियां और जो है नदियों के डेल्टाई की झाड़ी और भूमि और जो है बुशलैंड स्थित होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है यह अफसोस की बात है कि संरक्षित जो है वन भी जीवों के लिए जो है सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि उनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं। तो वनों का अतिक्रमण करके भी जो है वनों को नष्ट कर रहे हैं और वहां रहने वाले जीव जंतुओं को भी हम नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि बच्चों को प्राणी उद्यान चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताजा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों जंतुओं का संरक्षण करते हैं। तो चिड़ियाघर भी जो है एक तरह का मनोरंजन का केंद्र के साथ साथ वो भी संरक्षण का केंद्र माना जाता है। ठीक, आगे लिखा है राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान पार्लियामेंट द्वारा बना जाता है आर्टिकल 48 के तहत, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सड़क किनारे एक और बोर्ड लगा जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी अभ्यारण्य मतलब जो बायो रिजर्व है उसका उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका जो है ये भी याद रखना कि सतपुड़ा पहाड़ी पर यह मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में ये स्थापित है, ये भी आपको याद रखना है। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ वनस्पति जात, प्राणी जात जो है दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित क्षेत्र वन है। सर्वोत्तम किस्म की यहाँ टीक सागौन इस वन में मिलती हैं। तो यहाँ वनों का जो है सागौन के रूप में बहुत ज्यादा विस्तार देखा जाता है। लिखा है आगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास शरण की स्थिति है। यह इन वनों में मनुष्यों की गतिविधियों और प्रागैतिहासिक प्रमाण है। मतलब यहाँ के पाषाण काल के लोग यहाँ पर गुफा बना करके सतपुड़ा में रहते थे। इससे हमें जो है आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के जो है इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। मतलब यहाँ पाषाण काल की कई गुफाएं मिली हैं। जंतु और मनुष्य को इन कलाकृतियों में जो है लड़ते हुए शिकार, नृत्य और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक जो है आदिवासी जंगल में रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है बच्चे जो है जैसे ही बच्चे जो है आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो टाइगर रिजर्व भी उसी में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जहां केवल बाघों को रखा जाता है मेनली। तो माधव जी ने बताया कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर चलाया है। कब चलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर? तो 1973 में। ठीक है, अथवा बाघ परियोजना लागू की है। वर्तमान में 55 जो है, यह भी याद रखना कि 55 टाइगर रिजर्व वर्तमान में भारत में है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तर जीविका और संवर्धन करना है। तो बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व अलग से बनाए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ बाघ देख सकते हैं, जंगली भैंसा देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आपको बारहसिंगा भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बाघ जो है उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से लुप्त होते जा रहे हैं।
परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। हाल के दिनों में बाघों की संख्या भारत बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इसका मतलब सरकार द्वारा इसके लिए काफी प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग राज्यों में भी और केंद्र के स्तर पर भी। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंघा जो है भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। इसका मतलब आज वो नहीं पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये विलुप्त हो चुके हैं। वह जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, उन्हें हम विलुप्त हो जाते हैं या हो सकते हैं, उन्हें हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। तो याद रखना, जब धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाती है तो उन्हें हम संकटापन्न कहते हैं, मतलब उनके ऊपर संकट आ चुका है। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यान में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या फिर वाहन को मारना, जलावन पौधों की लकड़ी या फिर औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार नहीं है। तो ये सब गतिविधियां वहां, मानवीय गतिविधियां वहां नहीं होती हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पायतंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। याद रखना, चाहे वो सांप हो, चाहे मेढक हो, चाहे छिपकली हो, चाहे चमगादड़ हो, ये हो सकता है किसी का भोजन हो, इसलिए इनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व होता है पर्यावरण में। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वह आकार में छोटे हैं, परंतु पाचतंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, मतलब सबका योगदान होता है। वह आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग भी हैं, वो किसी के भोजन हैं, इसलिए उनको नहीं मारा जा सकता है, ये भी याद रखना है। आगे लिखा है कि किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव अवैध घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पायतंत्र का निर्माण करते हैं। तो याद रखना, जो पायतंत्र का निर्माण करते हैं उसमें ये सब चीजें शामिल होती हैं, तब जा करके एक वन और या कोई अन्य पायतंत्र बनता है। रेड डाटा जो है पुस्तक क्या होती है? तो रेड डाटा पुस्तक वो होती है जिसमें जो है विलुप्त हुए जीवों को शामिल किया जाता है। तो लिखा है, प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा बुक जो पुस्तक है वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न जो है स्पीसीज, मतलब प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो संकटापन्न है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों और जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। तो पौधों के लिए अलग होता है, जंतुओं के लिए अलग होता है और अन्य प्रजातियों के लिए अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, प्रवास क्या होता है? तो हम बताते हैं, माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी जो है गहरे वन में प्रवेश करती है। वहां तवा जो है संरक्षित क्षेत्र में, तो तवा संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। तवा नदी यहाँ बहती है। में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आते हैं। तो साइबेरिया के पक्षी, याद रखना, जो आपका रूस का साइबेरिया है, आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये रूस के साइबेरिया से पक्षी उड़ करके और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं। तो यहाँ कहाँ पे आए? तवा संरक्षित क्षेत्रों में आते हैं। तो बहुत सारे पक्षी आते हैं, प्रवास करके अंडा देने आते हैं हमारे यहाँ, और हम लोग क्या करते हैं? उन्हें मार के खा जाते हैं। ये भी एक तरह से अपराध करते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से, मतलब दूर दराज के क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, अंडा देने के लिए ही आते हैं, क्योंकि साइबेरिया में बर्फ गिरने लगती है जब शीतकाल में। तो हमारे भारत जैसे देशों में कुछ गर्मी होती है, तो उड़ करके वो यहाँ चले आते हैं और अंडा देते हैं, और जब बच्चे निकल जाते हैं तो वापस फिर वहाँ चले जाते हैं।
क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो साइबेरिया के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा बर्फ गिरती है कि वहाँ बच्चे मर जाएंगे, अंडे नहीं होंगे। इसीलिए वो जो लोग वो पक्षी प्रवास करके हमारे जैसे देशों में आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, बांग्लादेश में आते हैं, म्यांमार में आते हैं और हमारे देश में भी आते हैं। ठीक है, ऐसे पक्षी जो उड़कर जो है सुदूर या दूर दराज के क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो हमारे देश में साइबेरिया के बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। आगे लिखा है कागज का पुनर्चक्रण। तो लिखा है कागज किससे बनता है? लकड़ी से। ठीक है, प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। मतलब कागज को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिससे वनों को काटा ना जा सके। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों से भी में कभी भी आएगी। ठीक है, आगे लिखा है जो है पुनः वनरोपण। वनों का पुनः रोपण कैसे किया जाए? प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर जो है पुनः वन रोपण होता है। पुनः वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनः वन रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो वह स्वतः जो है पुनः स्थापित हो जाता है। तो प्राकृतिक वन जो है अपने आप पुनः जम भी जाते हैं। प्राकृतिक पुनः वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को जो है अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। तो सतत विकास की ये संकल्पना ही यही होती है कि हम अपने वन का ऐसा उपयोग करें कि आने वाले पीढ़ी को भी हम वन को उपहार में दे सकें। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन जो है भारत वन संरक्षण अधिनियम जो कब लागू किया गया था? ये 1980 में लागू किया गया था, ये भी याद रखना। इस अधिनियम का उद्देश्य जो है प्राकृतिक वनों का जो है परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन और उसके समीप रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं, आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। जैसे जो वहाँ जो जनजातियां रहती हैं वो भी वनों से उत्पाद प्राप्त करती है, तो जनजातियां वनों से उत्पाद प्राप्त करें लेकिन वनों को नष्ट ना करें। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने के लिए कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने इस जो है उल्लासपूर्वक अनुभव किए के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बता दिया कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं, बायो रिजर्व किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ हमने क्या सीखा, तो लिखा है वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए बनाए गए हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। किसी क्षेत्र के सभी पौधे और जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी जो है विशेष क्षेत्र में ही वो पाई जाती है। ठीक है, संकटापन स्पीसीज वह स्पीसीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डाटा बुक में संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में जो है विशेषकर प्रजनन हेतु होता है। जैसे मैंने आपको समझा दिया, साइबेरिया वाला क्षेत्र। हमें वन
जो है ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत और उनका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। जो है पुनः वन रोपण, नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित करने के लिए रोपण करना चाहिए। तो मैंने इसमें जो चीजें बताया था वो यहाँ हम एक बार देख सकते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन जो है लिखने को है इसमें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं है, तो आप इसको जो है एक बार देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है दिखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3 नंबर है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वन प्राणियों का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने सब बता दिया है। तो एक बार आप इसको आप देख लीजिएगा, इनमें लिए लिखने को है, इनमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं है, इसका अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ आगे लिखा है क्या आप जानते हैं, तो यहाँ कुछ डाटा लिखा है तो भी देख लेते हैं। लिखा है विश्व में जंगली बाघों की जो है आधी से अधिक संख्या भारत में पाई जाती है। बाघों की पूरी दुनिया में जितने भी बाघ पाए जाते हैं उसका आधा भारत में अकेले पाए जाते हैं। इसी कारण 65% एशियन हाथी, 85 जो है % एक सींग वाले गैंडे और 100% एशियन शेर भारत में ही पाए जाते हैं। तो एशियन शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का 6ठा स्थान है। विश्व के 34 जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2 भारत में स्थित हैं। कौन कौन सा? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, यह कौन कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए बहुत धनी होते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत में सबसे जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। आज वन्य प्राणियों को सबसे अधिक खतरा अतिक्रमण और उनके आवास नष्ट होने का है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। भारत में विश्व की संकटापन्न स्पीसीज की संख्या 172 है, जो विश्व की संकटापन्न स्पीसीज का 2.9% है। पूर्वी हिमालय के तप्त स्थल में पशु और पौधों की स्पीसीज को शामिल करते हुए लगभग 163 वैश्विक संकटापन्न स्पीसीज मतलब प्रजातियां हैं। भारत में एशिया की जो है कुछ दुर्लभ प्रजातियां जैसे कि बंगाल लोमड़ी, जो है संगमरमरी बिल्ली, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, भारतीय गैंडा, गौर, जंगली जो है एशियाटिक जल भैंसा इत्यादि पाए जाते हैं। इनके बारे में भी हमें अच्छे से याद रखना है। और अगर अधिक जानकारी लिखे हो तो ये कुछ जो है विभाग दिए गए हैं, सरकार की जो है कुछ साइडें दी गई हैं, आप यहाँ से और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे एनसीईआरटी की सारी क्लास आपको लगातार मिलती रहे। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।